हेलो फ्रेंड्स, अप्रोच एजुकेशन सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत के भूगोल की श्रृंखला को लेकर आया हूं। और ये श्रृंखला जो है तो आप सबको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सहायता करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार, कि भारत की स्थिति कहाँ पे है और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, विभिन्न चाहे आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत के भूगोल का अपना विशेष महत्व है। ये जान लीजिए। आप अगर जो है विभिन्न प्रकार की, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की तैयारी आप परीक्षाओं की कर रहे हो, तो उन सब में भारत के भूगोल से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें जो है भारत के भूगोल, एक समझ लीजिए कि अगर आपने भारत के भूगोल के सभी टॉपिक को, सभी जो है उसके पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो फिर आपकी जो है आपको सफल होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। तो हम जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आज भारत की भूगोल की श्रृंखला को लेके आए हैं। और इस श्रृंखला के शुभारंभ में हम जो है स्टार्टिंग में भारत की स्थिति पढ़ने वाले हैं। एक एक छोटे छोटे पॉइंट इसको में हम आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये अपनी क्लास। देखिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ने से पहले कि भारत जो हमारा भारत है, वो भारत जो है हमारे विश्व में या कहाँ पे लोकेट करता है। जब पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का एक प्रतिरूप ग्लोब होता है, और उस ग्लोब को देखेंगे उसमें आपको कई सारे कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे। तो उसमें हमारा भारत कहाँ पे लोकेट करता है। तो सबसे पहले भारत को तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई हमारी पृथ्वी जो है कहाँ पर है, या जो हमारे ग्लोब पे हमारी पृथ्वी कहाँ पे लोकेट करती है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के विषय में जानते हैं। तो चूंकि इसको थोड़ा मिटाते हैं, देखिए आप सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है तो वो पूर्णतः गोल नहीं है। वो पूर्णतः गोल ना होकर के उसकी जो आकृति है वो जियाड आकृति है, जिसे हिंदी भाषा में भू आभ आकृति कहा जाता है। हम बनाएंगे उसका एक चित्र यहाँ पर। देखिए, जो हमारी पृथ्वी आपको देखने को मिलेगी, संभवतः सारे लोग यही कहते हैं कि पृथ्वी जो है इस तरीके से गोल है, लेकिन हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी की आकृति कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से कुछ पृथ्वी आपको देखने को मिलेगी। यानी हमारी जो है कल्पनाओं में पृथ्वी गोल बताई गई है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी की जो आकृति है वो जियाड आकृति है। तो ये आपको देखने का है। तो इसको यानी ये जो है, तो इसको हम नहीं मानते हैं। ये जो है हमारी पृथ्वी की आकृति जो है सही नहीं। हमारी जो पृथ्वी की आकृति जो है वो इस प्रकार की आकृति है। इसको कहा जाता है भू-आभ आकृति। क्या कहेंगे इसे? भू-आभ आकृति कहेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में ज्योइड कहा जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी की आकृति, आपने पृथ्वी को देखा होगा और पृथ्वी के प्रतिरूप यानी अर्थात ग्लोब को आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कि ग्लोब पे कई प्रकार की जो है रेखाएं खींची हुई होती हैं। बताएंगे आपको। तो आप पृथ्वी को आपने देखा होगा, यानी पृथ्वी के ग्लोब को, तो आपने कुछ इस प्रकार का ग्लोब होगा। इस प्रकार का हमारा ग्लोब होगा, और इस ग्लोब पे आपको कई प्रकार की रेखाएं आपने देखी होंगी। तो उन रेखाओं को हम यहाँ खींचते हैं। देखिए, कुछ रेखाएं तो आपने सीधी देखी होंगी, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई होती हैं इस तरीके से। ये रेखाएं आपने देखी होंगी यहाँ पे। इस प्रकार से। और ये रेखाएं कहलाती हैं लैटिट्यूड। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम हिंदी में कहेंगे अक्षांश रेखाएं। क्या कहेंगे? अक्षांश। तो ये रेखाएं लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं होती हैं, क्षैतिज खींची हुई होती हैं, और एक दूसरे के समांतर होती है ये रेखाएं। और कुछ रेखाएं आपने देखी होंगी, जो कुछ रेखाएं यहाँ से, यानी ये जो है नॉर्थ से जो है साउथ तक हैं, इस प्रकार से, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची होती है इस तरीके से।
तो कुछ इस तरीके से आपने ग्लोब देखा होगा, और ये कहलाता है ग्लोब। इसे क्या कहेंगे? इसे ग्लोब कहेंगे। ग्लोब क्या होता है वास्तविकता में? देखिए, ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। अब इसमें जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मैंने चर्चा की है, ये रेखाएं वास्तविकता में काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं का कोई वजूद नहीं होता है, इन्हें सिर्फ जो है वैज्ञानिकों ने अपनी सहायता के लिए खींच रखा होता है। तो ये तो रेखाएं हो गई पृथ्वी पर, आपने ग्लोब को देखा होगा। अब इसमें इसके साथ ही साथ कुछ और रेखाएं हैं जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये रेखाएं तो आपने देख ली। उसी तरीके से एक पृथ्वी का हम और एक बना लेते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा। अब जो है इसमें कुछ प्रमुख रेखाएं और है, जैसे कि एक यहाँ जो बीचों बीच से एक रेखा खींची हुई होती है, ये रेखा, ये 0 डिग्री, यानी ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस रेखा को कहा जाता है, ये 0 डिग्री पे खींची होती है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहा जाता है, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और इसी के, यानी अब ये क्या किया, इसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा। ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये सब बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले सारी जो महत्वपूर्ण रेखाओं को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और एक जो है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में एक रेखा खींची हुई होती है, ये खींची होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इस रेखा को कहते हैं जो है कर्क रेखा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कर्क रेखा। एक रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में खिंची हुई होती है, इस प्रकार से ये खिंची होती है 23.5 डिग्री साउथ पे। इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे क्या कहेंगे? मकर रेखा। एक रेखा ऊपर यहां और खिंची हुई होती है, यहां पे ये खिंची होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहेंगे। और एक यहां पर जो है 23.5 डिग्री साउथ से नीचे यहां खिंची हुई होती है एक रेखा, ये खिंची होती है 66.5 डिग्री साउथ पे, और इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंटार्कटिक। इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। ये कुछ रेखाएं इसमें होती हैं और ये महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। और जो हमारा भारत है, और हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है एक रेखा जिसे कहा जाता है कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है, ये वाली रेखा, ये हमारे भारत के बीचों बीच से एकदम से गुजरती है। तो हम और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि भूमध्य रेखा ने इसको 2 बराबर में भागों में बांटा। तो यहां पर हम इसको करते हैं कि, तो भूमध्य रेखा ने क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में बांटा। तो यानी ये जो ऊपर वाला भाग हो गया, ये कहलाया उत्तरी गोलार्ध। ये क्या कहलाया? ये कहलाया उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग हो गया, ये कहलाया आपका दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसे अंग्रेजी में नदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और इसे अंग्रेजी में सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। हम यहां लिख देते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, और इसे कहेंगे नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ये 2 भागों में बांटा, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके साथ ही साथ एक रेखा जो मैंने आपको ग्लोब पे बताई थी, जो बीचों बीच से यहां से खींची गई थी, ये भी क्या करती है, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे आपको इस तरीके से पृथ्वी जो है। तो एक रेखा जो देशांतर रेखा यहाँ जो है उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है, एक रेखा ये खींची होती है। और इस रेखा को मैंने बताया था जो है, इस रेखा को कहा जाता है, ये 0 डिग्री पे खींची हुई होती है, और इस रेखा को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन लाइन। इसे क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन
लाइन, या इसे अंग्रेजी हिंदी भाषा में कहेंगे प्रधान यामोत्तर रेखा। ये प्रधान यामोत्तर रेखा है फ्रेंड्स, ये भी क्या करती है, ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए जो इधर वाला ये वाला हिस्सा है ये कहलाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और जो ये वाला हिस्सा है ये वाला ये कहलाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसे कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसे कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से क्या किया, इस जो है कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं ने पृथ्वी को कई भागों में अलग अलग भागों में बांटा है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा प्रश्न ये उठता है कि जो है भारत की स्थिति यहाँ पे कहाँ है, उसको हमें यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ भारत की जो है स्थिति देखने का प्रयास करेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी का एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का कुछ मैप हो गया है। ये पृथ्वी का मैप है और हमने आपसे क्या कहा कि जो हमारा एक रेखा है यहाँ से ये रेखा और ये रेखा हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गई, और भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींची हुई होती है नॉर्थ पे, और ये जो रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भारत का छोटा सा मैप ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की एक्चुअल स्थिति है कहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें फ्रेंड्स, तो अक्षांश के हिसाब से आप लोग ये मुझे बताइए कि कहाँ पे है। तो अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारा भारत है ये कहाँ पे है, ये है जो है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और अगर देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ पे है, तो मैंने क्या बताया था आपको, बीच से एक रेखा खींची होती है यहाँ पर, एक रेखा जिसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। क्या कहा गया था इसको, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान यामोत्तर रेखा जो बीचों बीच से खींची गई थी। और इस रेखा ने भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त किया था, जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अब स्थिति आपके सामने एकदम साफ है। अगर अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो हमारा भारत जो है तो वो पूर्वी गोलार्ध में है कि नहीं है। यानी ये हिस्सा पूर्वी हो गया, पूर्वी, ये हिस्सा पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, और ये उत्तरी हो गया, है कि नहीं है। तो अगर अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में, और अगर देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो हमारा भारत कहाँ पे है, तो हमारा भारत है पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर इसको हम एक आसान शब्दों में कहने का प्रयास करें कि हमारा भारत कहाँ पे है शुद्ध रूप से, तो हमारा भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अक्षांश के हिसाब से कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में, और जो है देशांतर के हिसाब से कहाँ पे है, जो है पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारे भारत की स्थिति क्या निकल के आई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या निकल के आई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। हमारा भारत कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इस तरीके से हमारा भारत कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। ये चीज़ें आपको पॉइंट में समझ में आ गया। कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है कि जो भारत है इसकी स्थिति कहाँ है। तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। तो हम इसको मिटाते हैं, कुछ और पॉइंट से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हम विश्व का, और उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा भारत एक्चुअली में है कहाँ।
देखिए अब ये अफ्रीका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भारत का प्रायद्वीप जो है, अरब का प्रायद्वीप है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये आपका प्यारा भारतीय प्रायद्वीप है। तो कुछ इस तरीके से आपको भारत का मैप दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से आपको ये विश्व का मैप दिखाई देगा। और इस विश्व के मैप में हम समझते हैं कि हमारा भारत कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भूमध्य रेखा है तो वो यहाँ से गुजरती है, यहाँ से। ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअली ये जो है बनाया हुआ है, थोड़ा और नीचे से हो सकता है, लेकिन हम आपको चूंकि ब्लैक बोर्ड पे जो है थोड़ा स्थान की कमी है, इसी के लिए हम थोड़ा यहाँ पे खींचते हैं। मतलब समझ लीजिए कि नीचे से है, इसके इस तरीके से इसके नीचे से गुजरती है। ये क्या आती है, ये होती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। और यहाँ से मैंने बताया था आपको, ये गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, एकदम भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और एक यहाँ से इस तरीके से समझ लीजिए आप। तो अगर इस तरीके से भी आप समझने का प्रयास करेंगे तो भारत जो है हमारा कहाँ पे है, भूमध्य रेखा के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर रेखा के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। तो इसको हम मिटा देते हैं और कुछ और पॉइंटों के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं भारत को। तो हमने विश्व के मैप के अकॉर्डिंग भी देख लिया कि हमारा भारत कहाँ पे है। अब हम जो है कुछ भारत के जो है, ये हमने भारत की स्थिति जान ली, और अब हम चर्चा करेंगे भारत के विस्तार पे कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक भारत का मैप बनाना होगा। आप सबको भी भारत का मैप जो है बनाना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखिए जो आपको अगर भूगोल समझना है तो भूगोल के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपको जो है मैपिंग आनी चाहिए। अगर आपको मैपिंग नहीं आएगी तो आप भूगोल को सही से समझ नहीं पाओगे। तो जो है मैपिंग आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक भारत का मैप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर उसमें हम आपके विस्तार की चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं विस्तार की, ठीक है, विस्तार की, भारत का विस्तार कहाँ तक है। तो सबसे पहले भारत का एक मैप बना लेते हैं हम। कुछ इस तरीके से जो है हमारा भारत है। तो अब इस भारत में जो है हम इसके विस्तार के विषय में थोड़ा इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। एक्चुअली नीचे नहीं बनाएंगे तो फिर जो है आपको चीज़ें सही से दिखेंगी नहीं। तो थोड़ा इसको और हम और छोटा बनाने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। तो कुछ इस तरीके से
एक मैप आपको बनाना है और मैप में जो है अब आपको यहाँ पर जो है बात करनी है कि भारत के विस्तार की। तो सबसे पहले हम अक्षांश के हिसाब से देखते हैं कि भारत का जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम एक बना देते हैं कि मान लीजिए ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा। ये क्या हो गई? ये भूमध्य रेखा हो गई जो 0 डिग्री से खींचती है। इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भूमध्य रेखा। ठीक, ये भूमध्य रेखा हो गई आपकी। तो अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार, मैंने आपसे क्या कहा था कि भारत का हम विस्तार देखते हैं अक्षांश के हिसाब से और देशांतर के हिसाब से कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो यहाँ से यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ये है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का विस्तार है। ठीक, 8 मिनट नॉर्थ से 37 जो है डिग्री 6 मिनट जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार की। तो भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, यहाँ पर हम पूर्वी ईस्ट लिख देते हैं, पूर्वी देशांतर से यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का विस्तार है। ठीक है, ये भारत का क्या है? ये भारत का विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय भारत का विस्तार है। तो अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि भाई देखोगे आप कि भाई इन जो है भारत के मान लीजिए 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, है कि नहीं है? तो इसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है कि आपको इसमें से यानी इसमें से इसको घटा देना है। जब आप 37 डिग्री यहाँ पर आप लिखोगे 37 डिग्री 6 मिनट को आप माइनस करोगे 8 डिग्री 4 मिनट में, जब इसको आप माइनस करोगे तो ये 29 डिग्री कुछ 2 मिनट बचेगा। ठीक है, यानी लगभग हम कह सकते हैं लगभग 30 डिग्री कह सकते हैं, मान सकते हैं 30 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका देशांतरीय विस्तार के बीच में यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में कितनी जो है देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होता है। इसमें भी क्या करना है हमको जो है 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 29 डिग्री 18 मिनट कुछ समथिंग होगा इसमें। तो यानी लगभग इसको भी हम 30 डिग्री मान सकते हैं। तो निष्कर्ष निकल कर ये आया जो है कि इसके जो है यानी 37 डिग्री 6 मिनट से लगा करके 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में जो है 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं या 30 अक्षांश रेखाएं इन दोनों के बीच में स्थित हैं। देशांतर में वही स्थिति आई कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में भी जो है 30 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं इसमें गुजरती हैं या स्थित हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की। तो देखिए भारत की अगर हम लंबाई की बात करें यानी यहां से लगा करके यहां तक, यहां से लगा करके यहां तक की अगर हम बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 3214 किलोमीटर। कहने का मतलब है 3214 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। इसकी चौड़ाई की बात करें अगर हम यानी यहां से लगा करके यहां तक इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये हो जाता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये यानी इसकी लंबाई है 3214 और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2933। अब इसकी जो है अब सेम इसमें आपको ये चीज समझना है कि जो हमारी जो अब इसमें देखोगे कि लगभग इनकी जो इनके बीच की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो लगभग समान ही गुजरती हैं। ठीक है, समान ही गुजरती हैं, लेकिन इनके बीच में हम देखेंगे तो कुछ हमें जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। लगभग समान है तो इनकी जब इनमें समान अक्षांश है तो समान दूरी भी तो होनी चाहिए, लेकिन दूरी इसमें जो है कम और ज़्यादा है। तो इसके पीछे कारण आप समझ लीजिए। देखिए अगर आप समझते जाएंगे तो दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतरों के बीच की भी दूरी क्या होती है? तो 111 किलोमीटर ही होती है एक दूसरे की। तो यानी इसमें कहना कि तो अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए
तो यानी इनके जो बीच की दूरी है तो वो यानी 30 डिग्री इधर है तो यानी जो 30 डिग्री इधर से इधर और 30 डिग्री इधर से इधर, तो दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमें जो है ये कम दिखाई देती है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें अंतर कितना है, तो 32-14 में अगर हम माइनस करेंगे 29-33 को, तो ये अगर इसको करेंगे तो टोटल ये निकल के आता है 281 किलोमीटर, यानी इनमें 281 किलोमीटर का अंतर है। ये अंतर क्यों आता है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाएं एकदम जो है पैरेलल गुजरती हैं और इनकी जो बीच की दूरी रहती है वो समान रहती है, ठीक है। 111 किलोमीटर के बीच की दूरी रहती है और वो समान रहती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसमें आपको समझना है कि देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं की एक दूसरे की दूरी भूमध्य रेखा पे तो बराबर रहती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो बराबर है इनकी बीच की दूरी, लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों पे जाती है इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है। तो इसी के कारण जो है ये आपको वेरिएशन देखने को मिलता है इसमें। आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर मैं दूसरा पॉइंट आपको बताने का प्रयास करता हूं यहाँ पे। अब इसमें जो एक प्रमुख जो है पॉइंट और आता है कि जो भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे भारत के अंतिम बिंदु। देखिए, भारत के अंतिम बिंदु की बात करेंगे, ये पूछा जाता है कई जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है, पूर्वी तो पश्चिमी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम भारत के अंतिम बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि भाई भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के जो है पूर्वी की, यानी सबसे उत्तरी की बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर है, इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं इसे? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो अगर प्रश्न ये पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ा है इसका नाम, इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरी बिंदु। बात करते हैं सबसे जो है पूर्वी बिंदु की बात करेंगे। तो पूर्वी बिंदु यहाँ पर है, एक है स्थान जिसका नाम है किबिथू। क्या नाम है उसका? किबिथू। किबिथू, या जिसे वलांगू भी कहा जाता है, ठीक है, वलांगू। ये भारत का सबसे जो है पूर्वी बिंदु है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और इसके साथ यानी इस क्षेत्र पर जो है हमारा जो है चीन के साथ विवाद है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू, यानी इसे वलांगू भी कहा जाता है। बात करते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर स्थित है, गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है, उसे गौर मोता भी कहा जाता है, गौर मोती भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गौर मोता, ठीक है, गौर मोता। कहीं कहीं उसे गुहर मोती भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ये देखना है। तो ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसका जो है भारत के साथ हमारा विवाद चल रहा है। बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की। अब यहाँ पर आपको समझने वाली मेन पॉइंट ये आ जाती है कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसको हम दो रूपों से जो है इसको जान सकते हैं। देखिए, भारत का अगर बात की जाए भारत के मुख्य भूमि के हिसाब से, तो मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का सबसे जो है दक्षिणी बिंदु है, तो वो है आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा कैप कमोरिन। क्या हो जाएगा? कैप कमोरिन। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं भारत की जो है मुख्य भूमि के हिसाब से, यानी उसमें हम द्वीपों को इंक्लूड नहीं करते हैं, जो आइलैंड्स हैं भारत के उसको हम नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ जोड़ते हैं तो मुख्य भूमि को। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर इसको कहते हैं कैप कमोरिन, कैप कमोरिन। इसे कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमारी अंतरीप, ठीक है, अंतरीप कहते हैं इसे। और इसको कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, ठीक है, कई नामों से इसको जाना जाता है। इसे क्या कहेंगे? इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे पहला है पिग्मेलियन पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं हम,
पिग में लियन पॉइंट, लाहिंचिंग पॉइंट, ठीक है, कई नामों से इसको जाना जाता है। और ये तो अगर अब हम बात करते हैं द्वीपों को जोड़ दिया जाए, ये तो बात हुई कि मुख्य भूमि के हिसाब से। अगर अब द्वीपों को जोड़ा जाए तो आपको पता है कि भारत के यानी ईस्ट साइड में, पश्चिमी साइड में भी कई सारे द्वीप समूह हैं और पूर्वी साइड में भी कई सारे द्वीप समूह हैं। जो पश्चिमी साइड के जो द्वीप समूह हैं वो कहलाते हैं लक्षद्वीप, और जो पूर्वी साइड के जो द्वीप समूह हैं वो कहलाते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। आपको पता है कि जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप टोटल जो है 36 द्वीपों का समूह है, और लक्षद्वीप एक जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और जिसकी राजधानी है कवरत्ती। बात करते हैं अगर अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरीके से जो है ये आपको द्वीप देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे द्वीप पाए जाएंगे। यहाँ पे टोटल 36 द्वीपों का एक समूह है और ये कहलाएगा आपका लक्षद्वीप। क्या कहलाएगा? लक्षद्वीप। और यहाँ पर आपको कई सारे द्वीप दिखाई देंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पर निकोबार में, ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे जो है तो वो आखिरी बिंदु आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में आपको देखने को मिलेगा एक अंतिम बिंदु जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। इस श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे इसका भी नाम पड़ा है। लेकिन सबसे अब जो है ये इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये अब पानी में डूब चुका है, क्योंकि जो है 2004 में सुनामी आई थी और सुनामी आने के कारण अब जो है पूर्णतः जो है तो इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो चुका है, यानी जल में डूब चुका है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख लिया। तो भारत का देखा जाए तो अगर हम भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो हमेशा ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखना है कि मुख्य हिसाब से हमें देखना है और जो है हमें द्वीपों को सम्मिलित करके भी देखना है। तो मुख्य भूमि के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको कैंप कबूल पे जो है टिक करना है। और अगर आपसे भारत का दक्षिणी पूछा, उसमें अगर आपसे मुख्य भूमि नहीं पूछा, देखिए यूपीएससी हो या कोई भी जो है प्रतियोगी परीक्षा हो, उसका प्रश्न पूछने का सबसे पहले आप प्रश्न को जो किस तरीके से, किस एंगल से पूछ रहा है वो आपको समझना है। तो अगर वो आपसे पूछा उसने कि अगर भारत की जो है मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कैप कमोरिन। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे आपसे तो वो इंदिरा पॉइंट है। और ये भी याद रखना है कि 2004 में आई सुनामी के कारण ये पूरी तरीके से अब जलमग्न हो चुका है, ये अब नहीं है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आपने देखी हैं। तो ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण जो है इसमें पॉइंट हो गए। ये थोड़ा इसमें और कुछ मैं आपको थोड़ा महत्वपूर्ण एक चीज़ बता दूं। देखिए यहीं पर देखिए लक्षद्वीप के यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा, ये है मिनिकॉय। ये क्या है? ये है मिनिकॉय। और मिनिकॉय के नीचे फिर यहाँ पर आपको छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे और ये आपके हैं मालदीव। क्या है ये? मालदीव है। अब इसमें इनके बीच में कुछ आपको छोटे छोटे चैनल देखने को मिलेंगे। देखिए एक जो चैनल है जो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ये है 9 डिग्री चैनल। तो ये अलग करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। और उसके बाद यहाँ पर यानी मालदीव के और मिनिकॉय के बीच में एक चैनल है। चैनल और जलसंधि मैं आपको किसी दूसरे क्लास में समझाने का जो है बताऊंगा कि चैनल क्या होता है और जो है जलसंधि क्या होती है, जल डमरू मध्य क्या होता है। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और यहाँ पर इस तरीके से एक जो है यहाँ पर एक जो है चैनल है 8 डिग्री चैनल, इसका नाम ही है 8 डिग्री चैनल। तो ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को मिनिकॉय से। यहाँ पर आपको ये देखना है। यहीं पर हमारा एक पड़ोसी देश भी है श्रीलंका, तो उसके विषय में भी आपको थोड़ा बहुत इसमें जान लेना चाहिए कि किस तरीके से एक
आगे की क्लास में जब मैं आपको भारत के जब भारत के पड़ोसी देश पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ रहेगा इस पे, भारत की स्थिति और विस्तार पर। तो ये आपने जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं भारत के जो है, भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारा भारत है तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 के अनुसार उसने एक डेटा जो है रिलीज किया था, उस डेटा के अकॉर्डिंग भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो 7वां स्थान है। तो उसके अनुसार क्या था कि क्षेत्रफल की बात, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। ये आपने समझा। और जो है नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। हम समझेंगे कि कौन कौन से, अब एक एक चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए इसको हम सबसे पहला ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। ग्राफ, आप यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, इस तरीके से एक ग्राफ यहाँ बना लीजिए। तो जो सबसे बड़ा है तो वो है आपका रूस है। कौन सा है? रूस है। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है। रूस सबसे बड़ा है। रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वो है कनाडा। तो यहाँ पर हम बनाते जाएंगे एक एक करके। ये आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ क्या होता है कि बहुत सहायता करता है आपका ग्राफ। तो ग्राफ यानी रूस के बाद क्या है? कनाडा है। कनाडा, कनाडा के बाद आपका है यूएसए। क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए है। यूएसए के बाद है आपका चाइना, चीन, ठीक। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन। 5वें नंबर पर आपका आ जाएगा ब्राजील। ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो ये 5वें नंबर पे आता है ब्राजील। ब्राजील के बाद आ जाएगा आपका 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आ जाएगा भारत, ठीक। तो इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से हमने समझा। ये नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक है और इसके अनुसार उसने इस प्रकार से जो है एक ग्राफ के माध्यम से समझाया है किस प्रकार से किस देश का कितना जो है क्षेत्रफल है, या किस जो है कौन सा देश किस क्षेत्रफल से मतलब सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है। तो अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो रूस सबसे बड़ा है, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। तो ये इनके अनुसार भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। यहाँ पर एक तर्क ये आता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ा देश है, यानी जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा देश चाइना था, लेकिन अब हमने चाइना को ओवरटेक कर दिया है जनसंख्या। अभी तो इसके जो है आधिकारिक डेटा नहीं आए हैं, लेकिन लगभग हम चाइना को क्रॉस कर गए हैं जनसंख्या के मामले में। तो अब इसमें ये बात आती है कि लोग कहते हैं कि भाई जनसंख्या जो चाइना है जो है काफ़ी जो है उसके पास काफ़ी तकनीक है और वो काफ़ी हमसे आगे है, हर क्षेत्र में आगे है।
लेकिन हमारी जनसंख्या भी तो ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की, जनसंख्या में वो ज़्यादा है और लेकिन उसके साथ साथ उसका क्षेत्रफल भी आपसे ज़्यादा है। ये जान लीजिए, वो 3 गुना आपसे ज़्यादा उसके पास क्षेत्रफल है, इसी के लिए वो विकसित है और आपके पास क्षेत्रफल की कमी है। यानी हम कम क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर के, यानी बहुत सारे लोगों को वहन कर रहे हैं। हमारे पास क्षेत्रफल सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में हमारे पास रिसोर्सेस हैं और उस जो है सीमित मात्रा में रिसोर्सेस में हम बहुत सारे लोगों को लेकर के यानी उनको वहन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। बात कर लेते हैं कि हमारा जो भारत है वो विश्व का कुल कितना भूभाग है। यानी विश्व के कुल भूभाग का 2.4% हमारा भारत है। यानी कुल विश्व के भूभाग का, कुल विश्व के भूभाग का भारत 2.4, कहीं 2.3 भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुल विश्व के भूभाग का 2.4% भारत है और भारत में लगभग जो है तो विश्व की 17.5% जनसंख्या, यानी विश्व की, यानी मान लीजिए विश्व में कुल कितनी जनसंख्या है तो उसका लगभग 17.5% भारत में निवास करती है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है कि इस तरीके से जो है हमारा भारत जो है कितना ज़्यादा जो है इसके पास, और इसके पास जो है सीमित रिसोर्सेस हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर लगभग 60% जनसंख्या जो है निवास करती है और जिसमें कई प्रकार की जो है, और कृषि प्रधान होने के साथ साथ कई प्रकार की फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कुल विश्व के कुल भूभाग का प्रतिशत है। ठीक है, इसको मिटा के दूसरा लिख देते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देते हैं और विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, विश्व की लगभग जो है 17.5% जनसंख्या जो क्या करती है वो भारत में निवास करती है। अब बात कर लेते हैं भारत की जो है तटीय सीमा रेखा की, यानी भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है। हम यहाँ पर उसका एक मैप बना देंगे और समझाएंगे आपको। देखिए, भारत की कुल तटीय जो सीमा है वो 75.6 किलोमीटर है। भारत की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए आप इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसकी बात करते हैं हम, इसकी जो तटीय सीमा रेखा है, यानी जो इसकी स्थलीय या तटीय सीमा रेखा या समुद्री सीमा रेखा की बात करें तो उसकी जो समुद्री यानी तटीय सीमा रेखा इसकी कितनी लंबी है। तटीय सीमा की लंबाई, ठीक है, लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और भारत के लगभग 9 राज्य, भारत कितने राज्य, भारत के 9 राज्य जो है तटीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कितने राज्य, 9 राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पहला देख लीजिए आप, यहाँ पर एक गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहां पर है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर इसको हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य जो हैं तो वो तटीय सीमा साझा करते हैं।
यानी समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र की सीमा तो साझा करते ही करते हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं, जिसमें से कि है पहला है गुजरात, ये समुद्र सीमा साझा तो करता ही है, साथ ही साथ ये पाकिस्तान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा पश्चिम बंगाल, तो ये समुद्र के साथ अपनी सीमा तो साझा करता ही करता है, साथ ही साथ ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा भी साझा करता है। यहाँ पर है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे, और जो है भारत के सबसे जो है, इसमें एक प्रश्न पूछ सकता है, कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत के किस राज्य की जो है तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है। ये प्रश्न जो है विगत जो है महीने में जो है इसमें यूपी बीएड में पूछा गया था। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि जो सबसे तटीय सीमा सबसे ज़्यादा जिसकी है तो वो राज्य कौन सा है, वो है गुजरात है। ये देखना है आपको। बात करते हैं भारत की कुल जो है स्थलीय सीमा की बात करें कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कौन सी कितनी है, तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ एक मैप बना लेते हैं छोटा सा हम। भारत की कुल जो है हम बात करते हैं इसकी जो है स्थलीय सीमा की, यानी यहाँ से लगा करके कुल यहाँ तक टोटल इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर है। और इस स्थलीय सीमा से भारत के जो है तो यानी इस स्थलीय सीमा से जो है भारत के साथ लगभग जो है 7 पड़ोसी देश अपनी सीमा साझा करते हैं। हम जो है अगली क्लास में उसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा इसका प्रीव्यू मैंने बताया है आपको कि जो है 15,200 किलोमीटर में भारत के, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान उस तरीके से देखोगे, फिर यहाँ पर आपका चीन है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर म्यांमार है, फिर बांग्लादेश, इस तरीके से देश जो है तो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में जो है हम आपको जो है भारत के मानक समय रेखा और भारत के कर्क रेखा के विषय में बताएंगे। यानी कर्क रेखा और भारत के जो है भारत की जो मानक समय रेखा है इसके विषय में बताएंगे, चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी अप्रोच एजुकेशन सेंटर को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और सब जो है सपोर्ट बनाए रहिए। इस YouTube चैनल के साथ साथ कई सारे और भी मेरे YouTube चैनल हैं जो कि आप उनको देख सकते हो, जैसे कि एक्सएम लर्निंग अकेडमी, अपोलो CSS स्टडी सेंटर, अफजल IAS अकेडमी और जो है आपकी पाठशाला। इस प्रकार के मेरे कुछ YouTube चैनल हैं और उन YouTube चैनलों के माध्यम से हम जो है जो है जिनके पास उतनी जो है कुव्वत नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ाई कर सके, तो उनके लिए हम बेहतर जो है कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और एक छोटा सा योगदान है मेरा इस जो है शिक्षा के क्षेत्र में, एक छोटा सा तुच्छ सा योगदान है जो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास जो है वो मैं किसी दूसरे को थोड़ा उनकी कुछ सहायता कर सकूँ। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है। अगर आप सबका जो है सपोर्ट रहा, समर्थन रहा, तो मैं इसे कई लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और धीरे धीरे अब इसमें क्या होगा कि मैं जैसे कि अपोलो CSS स्टडी सेंटर में इस चैनल के माध्यम से जो प्योर जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, जो UPSC या UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, वो उससे जुड़ सकते हैं। एक्सएम लर्निंग अकेडमी में सभी प्रकार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है। अप्रोच एजुकेशन सेंटर में भी सभी प्रकार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। यानी इसको जो हम क्लास को बताते हैं तो उसको उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं कि इसको किस वर्ग के लोग देख सकते हैं। तो इसको आप जितने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हो इसको देख सकते हो। और तो आप बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।